हाँ गुरुदेव स्टार्ट। घनिष्ठ है और व्यक्तिगत की याद है। आप लोगों को पुनः से सुप्रभात। पिछले क्लास में हम लोग देख रहे थे विकास, इससे पहले देख रहे थे शिक्षा। शिक्षा के बाद हम देख रहे थे विकास। विकास क्या है और विकास की विभिन्न अवस्थाओं को देख रहे थे। पहले राष्ट्र के अनुसार देखे, राष्ट्र के बाद हर लाख के अनुसार। हर लाख में मुख्यतः 9 भागों में बांटा था और सभी मुख्य मुख्य अवस्थाओं की विशेषताओं को देखते हुए हम किशोरावस्था की विशेषता में आए थे। किशोरावस्था क्या है, किशोरावस्था से संबंधित किन किन विद्वानों ने क्या क्या परिभाषा दी है। उसके बाद हम किशोरावस्था का सिद्धांत देखे थे। किशोरावस्था की विकास के 2 सिद्धांत थे। पहला सिद्धांत था अकस्मात सिद्धांत, इसे देने वाले थे हरलाख थे। हरलाख ने अपनी पुस्तक एडोलेसेंस में इसका वर्णन किया है। इसके बाद क्रमिक विकास का सिद्धांत, यानी कि स्टेज बाय स्टेज जो विकास होता है, इस संबंध में किंग, वुडवर्थ और कौन है, थॉर्नडाइक और हॉलिंगवर्थ का है। किंग की परिभाषा देखे थे कि जिस तरह से एक ऋतु के चले जाने पर दूसरी ऋतु का आगमन, उसके अंत में उनके लक्षण दिखाई देना प्रारंभ होता है, उसी तरह से विकास की भी अवस्थाएं होती है कि किशोरावस्था आने से पहले बाल्यावस्था में ही किशोरावस्था के जो है लक्षण दिखाई देने प्रारंभ हो जाते हैं। अब हम जो किशोरावस्था की जो विशेषताएं हैं उनमें हम लोग 2 विशेषताएं देखे थे। पहला देखे थे मानसिक विकास, उसके बाद शारीरिक विकास और घनिष्ठ जो मित्रता होती है, वो इस काल में जो है घनिष्ठ व्यक्तिगत व घनिष्ठ मित्रता जो है इस काल की मुख्य विशेषता होती है। इससे पहले हम थोड़ा सा शिक्षा की जो उद्देश्य है या शिक्षा का जो उद्देश्य क्या हो सकता है ये थोड़ा सा देख लेते हैं। हमने शिक्षा के उद्देश्य में ये पढ़ा था कि शिक्षा की होता क्या है। तो इसमें फ्रेंडसन का एक हम लोग कोटेशन पढ़े थे परिभाषा कि शिक्षा वह है जो व्यक्ति व समाज दोनों का कल्याण करता है, वह शिक्षा है। तो आप लोगों को भी यही शिक्षा का उद्देश्य जो है सर्वप्रमुख उद्देश्य मान के चलना है, जो स्वयं के विकास के साथ समाज का भी विकास करे और दूसरों का भी विकास करे। एक कहानी याद आ रही है मुझे छोटी से, सुनेंगे ना कि पढ़ना बस है। व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती है तो सबका राय लेना भी आवश्यक है। एक बार की बात है, पहले जो है प्राचीन काल में शिक्षा जो है आश्रम में होती थी। आश्रम में गुरुकुल में जो है शिक्षा ग्रहण का जो है कार्य होता था। लोग बड़े दूर दूर से बड़े बड़े राजाओं के पुत्र आश्रम में जाकर शिक्षा ग्रहण करते थे। जंगलों में रहकर अपने गुरु के ही आश्रय में रहते थे और शिक्षा ग्रहण करते थे। एक बार की बात है, एक गुरु के आश्रम में 3 शिष्य थे। 3 शिष्य उनसे शिक्षा ग्रहण करने के लिए गए थे और बड़े बड़े परिवार से आए हुए थे, यानी कि राज परिवार से थे। और उनकी शिक्षा दीक्षा का लालन पालन का सबका जो है जिम्मा उनके गुरु का था। उनके पिता ने पूरे सौंप दिया था कि जब इनकी शिक्षा पूरी हो जाए तब सौंप देना। आजकल भी ऐसे कई गुरुकुल संचालित है, यहाँ जन्म के समय ही बच्चों को छोड़ दिया जाता है। तो उन 3 बच्चे थे, 3 बच्चों को छोड़ दिया गया था वहाँ। उनकी शिक्षा दीक्षा लगातार चल रही थी। एक दिन अचानक से जब वो लोग थोड़े बड़े हो गए थे, उनके गुरुदेव उनको रात में 2 बजे जगाए और बोले कि आज तुम लोगों की शिक्षा पूरी होगी, जा सकते हो। तो लोगों को आश्चर्य हुआ कि इतने दिन तक हम लोगों की शिक्षा पूरी नहीं थी, आज रात में 2 बजे हमारी शिक्षा कैसे पूरी होगी। तो उनके गुरु ने कहा कि तुम लोगों की शिक्षा पूरी हो चुकी है, अभी के अभी ये आश्रम छोड़ के तुम लोग चले जाओ। तो लोग अपने गुरु से बोले कि नहीं गुरुदेव, हम लोग सुबह चले जाएंगे। तो फिर उनके गुरु ने कहा कि नहीं, आप मेरे गुरु आज्ञा है तो माननी पड़ेगी, आपको यहाँ रुकने की कोई आवश्यकता नहीं है, शिक्षा पूरी हो गई, जा सकते हो। रात में जबरन उन तीनों को अपने आश्रम से वहां से निकलना पड़ा। आश्रम से वो थोड़ी ही दूर निकले थे कि रास्ते में एक पुल पड़ा। पुल जैसे ही पड़ा तो उन तीनों ने सोचने लगा कि इससे उस पर जाया कैसे जा सकते हैं। तीनों ने अपने अपने तरफ से युक्ति अपनाई कि उस पर जाए कैसे। उसमें से एक बलिष्ठ आदमी था, वो बड़ा थोड़ा बलिष्ठ था। उसने इधर उधर कुछ सोचा, फिर इस पार से उस पार वो छलांग लगा के उस पुल को क्रॉस कर गया। अब बचे 2। अब वो 2 भी सोचने लगे कि इससे इस पार जाए कैसे।
उसमें से जो एक और आदमी था वो बड़ा तिकड़मी था, वो नए नए जो है सृजनात्मक था, क्रिएटिविटी उनके माइंड में चलती रहती थी, सृजनात्मक बालक था। वो कुछ जुगाड़ बैठाया और एक डंडे के सहारे से इस पार से उस पार वो खुद थाम के पहुंच गया। अब बचा सिर्फ एक ही व्यक्ति, वो थोड़ा क्रिस काया था, कमजोर व्यक्ति शरीर से, लेकिन मन से जो है बहुत सक्षम था। उन्होंने सोचा कि मैं जो पहले वाला जो उनका मित्र था वो तो किसी प्रकार से निकल गया, हट्टा कट्टा था, दूसरे के पास युक्ति थी, सृजनात्मक थी, बौद्धिक कौशल अधिक था, तो निकल गया। अब मैं क्या करूँ? तो उन्होंने सोचा कि मैं तो जिस तरह से खुद फांग के इस पार चला भी जाऊं, लेकिन अगर किसी और जीव जंतु या अन्य प्राणी को इस पार से उस पार जाने की नौबत आई तब वो कैसे जाएंगे? तो उन्होंने फिर लकड़ी का एक मचान बनाना शुरू किया और ले दे के सुबह होते होते उनकी मचान तैयार हुई। तब तक उनके दोनों मित्र उनको इंतजार कर रहे थे कि हम तीनों एक साथ जाएंगे। उनको पहले रोके भी, क्या कर रहे हो, तुम आ जाओ, बाकी की चिंता क्यों करते हो। और उन्हें एक पुलिया बनाई जिससे दूसरे प्राणी भी उस पर जा सके, और वे फिर तीनों उस पार हो लिए। अब तीनों निकलने लगे कि अब चलो चलते हैं। तभी एक झाड़ी से उनका गुरुदेव निकला और बोला, शिक्षा केवल अभी एक की पूरी हुई है, तुम लोगों उनका फिर कॉलर पकड़ा और ले गए आश्रम, अभी तुम लोगों की शिक्षा भी बाकी है। तो शिक्षा का यही उद्देश्य है जो स्वयं आत्म कल्याण भी करे और दूसरों का भी कल्याण करे। आप भी अगर शिक्षक बन जाए तो केवल वेतन इस तारीख का इंतजार न रहे, बच्चों को भी उनके अकॉर्डिंग पढ़ाए। तो हम पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे थे? किशोरावस्था की विशेषताएं। किशोरावस्था की विशेषताओं में हमने देखा था, पहला विशेषता क्या देखा था? मानसिक विकास। मानसिक विकास देखे थे, शारीरिक विकास देखे थे, उसके बाद मानसिक देखे थे, फिर देखे थे व्यक्तिगत मित्रता। इसमें हम लोग वैलेंटाइन की एक परिभाषा देखे थे। वैलेंटाइन कहता है कि मित्र इस प्रकार की जो घनिष्ठ और व्यक्तिगत मित्रता है वो उत्तर किशोरावस्था की विशेषताएं हैं। तो असमायोजन से संबंधित जो भी विशेषताएं आएंगी, विद्रोह व तनाव की अवस्था, संवेग में असंतुलन, ये सारे पूर्व किशोरावस्था की विशेषताएं हैं। और थोड़े से बच्चे जब समायोजित होने लगेंगे अपने आसपास के परिवार से, समाज से, तो ये सारे विशेषताएं उत्तर किशोरावस्था की है। एग्जाम में जैसे कुछ इसी तरह से कुछ नई विशेषताएं पूछ दिया जाए तो आप अपने सेंस से इस तरह के जो सही आंसर लगा सकते हैं। इनके बाद लिखेंगे और क्या विशेषताएं हैं। व्यवहार में भिन्नता। व्यवहार में बहुत ज्यादा भिन्नता होती है इस उम्र में, किशोरावस्था में। व्यवहार में भिन्नता, ठीक है। इस उम्र में संवेगों में अत्यधिक उठाव वो चलता रहता है, संवेग स्थिर नहीं रहते हैं, इसलिए पल में तोला और पल में मासा की जो है स्थिति बनी रहती है। उनके संवेग में अत्यधिक परिवर्तन होता है, कभी कुछ उन्हें कुछ चीज अच्छा लगता है तो कभी कुछ चीज अच्छा लगता है। बी एन झा का एक कोटेशन लिखेंगे, बी एन झा का, इस संबंध में कहते हैं बी एन झा। बी एन झा एक क्वेश्चन आया था, पल में तोला पल में मासा का अर्थ क्या है, कुछ देर पहले एग्जाम में। हमारे सबके संवेगात्मक व्यवहार में, हमारे सबके संवेगात्मक व्यवहार में कुछ विरोध होता है। हमारे सबके संवेगात्मक विकास में कुछ विरोध होता है, पर किशोरावस्था में यह व्यवहार विशेष रूप से स्पष्ट होता है। यानी कि इतना ही इनका परिभाषा है। हमारे सबके संवेग में, यानी कि हम किशोरावस्था के बाद प्रौढ़ावस्था, वयस्कावस्था, किसी अवस्था में चले जाए, हर इंसान के जो संवेग है, यानी कि मन संवेगों को अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग इनकी संख्या मानी है। मैकडूगल मूल संवेगों की संख्या 14 मानते हैं और ये हमारी मूल प्रवृत्ति पर आधारित है। यानी कि उन्होंने संवेगों के बारे में बात नहीं की थी, वो मूल प्रवृत्ति की बात करते थे और मूल प्रवृत्ति से ही हमारे संवेगों का जन्म हुआ है। तो जो हमारे
संवेग है, जैसे कि प्रेम की भावना, क्रोध की भावना, भावना से ही संवेग बनता है। तो हर स्थिति का संवेग में चलता ही रहता है कि किसी का समान नहीं रहता हमेशा। लेकिन किशोर अवस्था में मुख्यतः इसमें जो है बहुत ज़्यादा उतार और चढ़ाव जो है चलता ही रहता है। ये बीएन झा भी कहते हैं। इसमें आगे लिखेंगे स्थिरता व समायोजन का अभाव। स्थिरता व समायोजन का अभाव। अब स्वाभाविक बात है, शारीरिक परिवर्तन का समय है, मानसिक परिवर्तन का समय है, संवेगों में इतनी ज्यादा अस्थिरता है। स्थिरता व समायोजन का अभाव तो स्थिर तो रह ही नहीं पाएंगे, क्योंकि शारीरिक परिवर्तन भी चल रहा है, मानसिक परिवर्तन भी चल रहा है, इतने सारे उनके अंदर काम चल रहे हैं, तो स्थिरता हो ही नहीं सकती। समायोजन यानी कि वे अपने आस पड़ोस से, अपने परिवार से इसे सबसे ज्यादा जिस प्रकार से शैशवावस्था को समायोजन का युग कहा जाता है। उस समय बालक का जब जन्म होता है तो शैशवावस्था को अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग उनकी अवस्थाएं मानी है। लेकिन अगर हम शैशवावस्था को अगर 15 दिन भी देखें या 3 वर्ष भी देखें, 15 दिन किसने कहा है? हल्लाग ने, और 3 वर्ष कहा है रास ने। तो अगर 3 वर्ष या कई विद्वानों ने 5 वर्ष भी इसका समय मानते हैं, तो अगर इस अवस्था तक हम देखें तो शैशवावस्था एक प्रकार से समायोजन का समय रहता है। व्यक्ति बालक जो है अपने परिवार से, आस पड़ोस से, वातावरण से समायोजन करने की कोशिश करता है। इसे एज ऑफ एडजस्टमेंट का युग भी कहा जाता है। शैशवावस्था के बाद सबसे ज्यादा जो है समायोजन की आवश्यकता पड़ती है किशोरावस्था में। किशोर जो बालक किशोर होता है या बालिका किशोर होती है, वो अपने परिवार से और अपने स्कूल के वातावरण से समायोजन नहीं कर पाता। इसमें कथन लिखेंगे रास के अनुसार। रास कहते हैं कि किशोरावस्था को शैशवावस्था का पुनरावर्तन कहा गया है। रास कहते हैं कि किशोरावस्था को शैशवावस्था का पुनरावर्तन यानी कि रिकैपिटेशन, फिर से वो चालू हो रहा है। जिस प्रकार से शैशवावस्था में बालक जो है असमयोजित रहता है, वैसे ही किशोरावस्था में भी अपने वातावरण के प्रति, घर परिवार के प्रति उसमें असमायोजन की जो है भावना पाई जाती है। किशोरावस्था को शैशवावस्था का पुनरावर्तन कहा गया है। पुनरावर्तन यानी कि फिर से वो चालू आ जाता है, लौट के। रिकैपिटेशन रास के अनुसार। आगे विशेषताओं में है स्वतंत्रता व विद्रोह की भावना सबसे ज्यादा प्रबल होती है इस उम्र में। स्वतंत्रता व विद्रोह की भावना। स्वतंत्रता व विद्रोह की भावना, यह वह उम्र है जब बालक न तो बालक रहता और नहीं प्रौढ़ रहता। उनके मन में अभिलाषा होती है कि मैं क्या कर लूं और क्या ना कर पाऊं। तो परिवार के सदस्य अगर उसे किसी भी बात के लिए टोकते हैं तो बहुत जल्दी वो उग्र हो जाते हैं, विद्रोही प्रवृत्ति को अपना लेते हैं। सबसे ज्यादा जो आत्महत्या की उम्र होती है या फिर घर को छोड़ने की अवस्था होती है, इसी अवस्था में होती है। अगर बालक को परिवार में अगर कोई कुछ बोल दे तो या तो फिर वो घर छोड़ के चला जाएगा या फिर डिप्रेशन में आके व्यक्ति आत्महत्या कर लेता है। एक हमारे सर थे, वो कहते थे कि अगर किसी बालक को अगर समझाना है या उस पर कंट्रोल करना है तो एक परिभाषा है कि कविता की परिभाषा देते हुए काव्य शास्त्रियों ने कहा है कि कांता सम्मत उपदेशा युजे। उनकी परिभाषा है यानी कि कांता की तरह यानी कि पत्नी की तरह उन्हें जो है उपदेश देकर समझाया जा सकता है। जैसे कि किशोरावस्था में कोई बालक जो है, वैसे विवाह प्रौढ़ावस्था की बात होती है। अगर प्रौढ़ावस्था में कोई व्यक्ति अगर देर रात घूम के आए और अगर उनके माता पिता, तो एक पिता किस तरह से उनको समझाएगा, क्या कर रहे थे इतने देर तक, चमकाएगा उनको, जल्दी घर नहीं आ सकते, इस तरह से उनको ऊंची आवाज में कहेगा तो उनमें विद्रोह की प्रवृत्ति पाई जाएगी। क्या बोलेगा, आप भी तो अपने उम्र में घूमते थे, मैं घूमता हूँ क्या।
विद्रोह की प्रवृत्ति में आ जाएगा। लेकिन अगर उनकी नई नई शादी हुई है, अगर उनकी पत्नी को समझाना रहे तो वो क्या बोलेगा? सुनिए ना जी, आप जल्दी आ जाया कीजिए, आपके बिना ना मुझे अच्छा नहीं लगता। वो आदमी फिर शाम के 6 बजे घर के आसपास मंडराना शुरू कर देगा। तो इस उम्र में जो है बालकों में बहुत ज्यादा असमायोजन की प्रवृत्ति पाई जाती है, और उसको कंट्रोल कैसे किया जा सकता है? केवल प्रेम से, समझा बुझाकर। अगर कहीं आपने उस पर ज्यादा कसावट करनी प्रारंभ की तो या तो फिर घर छोड़ के चला जाएगा या फिर वो विद्रोही हो जाएगा। रास के कथन है जो एग्जाम में आए हैं, आगे देखेंगे इसको, रास के कथन को। इसमें है आगे विशेषता लिखेंगे, काम शक्ति की परिपक्वता। काम शक्ति की परिपक्वता इस उम्र में होनी प्रारंभ हो जाती है, किशोरावस्था में, यानी कि विपरीत लिंगी जो है आकर्षण इस अवस्था की मुख्य विशेषता है। और यह विशेषता पूर्व किशोरावस्था में जो है इनके प्रारंभिक लक्षण दिखाई देने प्रारंभ हो जाते हैं। यूपी टेट 2017 में एक क्वेश्चन आया था, ये किस उम्र की मुख्य विशेषता है? उसमें 2 ऑप्शन दिए थे, पूर्व किशोरावस्था और उत्तर किशोरावस्था। तो ये जो है पूर्व किशोरावस्था में है जो ये दिखाई देने ये लक्षण प्रारंभ हो जाते हैं, यानी कि विपरीत लिंगी जो आकर्षण है इस उम्र की मुख्य विशेषता है। रास कहते हैं, रास के अनुसार कथन लिखेंगे, यदि समस्त जीवन का, ये कोटेशन आया हुआ है, यदि समस्त जीवन का नहीं, यदि समस्त जीवन का नहीं तो किशोरावस्था का, यदि समस्त जीवन का नहीं तो किशोरावस्था का, यहां तक हुआ, यौन अवश्य ही मूल तत्व है। यदि समस्त जीवन का नहीं तो किशोरावस्था का यौन अवश्य ही मूल तत्व है, रास के अनुसार। इस उम्र के बालक या बालिकाओं में समूह को महत्व देने की भावना जो है पाया जाता है, समूह को महत्व देते हैं। समूह को महत्व देने से तात्पर्य है इनकी जो एक टोली होती है या जो ग्रुप होता है उनकी बातों को महत्व देते हैं। अगर घर का अगर कोई सदस्य कहे कि ये काम सही नहीं, ये गलत है, और अगर जिस ग्रुप में जो उनकी ग्रुप है, जो मंडली है उनकी दोस्तों की, अगर उस बात को वो सही माने तो अपने ग्रुप को ज्यादा महत्व देगा, यानी कि समूह को ज्यादा महत्व देगा कि आप लोग गलत बोल रहे हो, मेरे साथी लोग तो कहते हैं कि ये सही बात है, यानी कि समूह को महत्व देते हैं परिवार की अपेक्षा। इस उम्र में कोलेसनिक कहते हैं कि इस उम्र के जो बालक है अपने बड़ों को बाधा मानते हैं। उनको लगता है कि जो उनके बड़े हैं उनकी प्रगति के मार्ग में उनकी रुकावट डाल रही है। लिख सकते हैं, कोलेसनिक का कहना है कि इस उम्र के जो बालक है वे अपने बड़ों को अपने प्रगति में बाधक समझते हैं। कोलेसनिक के अनुसार अपनी स्वतंत्रता में बाधक समझते हैं, जो है यानी कि हर बात के लिए रोकते और टोकते रहते हैं। इसलिए इस उम्र को क्या कहा गया है? असंतुलन का काल, विद्रोह का काल। कौन है इसके कहने वाले? स्टेनले हाल। समूह को महत्व देते हैं, यानी कि जिस जाति, जिस वर्ग, जिस समुदाय में वे रहते हैं उनकी मान्यताओं को वे महत्व देते हैं। अगर किसी बालक का जन्म अगर हिंदू परिवार में हो तो हिंदू धर्म की मान्यताओं को ज्यादा महत्व देगा। उनको लगेगा कि जो मुस्लिम वर्ग के अनुयायी हैं वो एकदम गलत सोचते हैं, हमारी जो धारणा है वो सही है। अपने समूह को महत्व देगा, अपनी जाति को महत्व देगा, अपने वर्ग को महत्व देगा। या फिर अब जब परिवार और दोस्तों की बात आ जाएगी फिर अपने दोस्तों को महत्व देगा। परिवार वाले ऐसे ही बोलते रहते हैं, इस तरह की उनकी सोच रहेगी। इस उम्र में जो है अपराध प्रवृत्ति का विकास होता है। जितने भी अपराधी जिन्होंने अपराध करने प्रारंभ किए इसी अवस्था में वे अपराध करते हुए देखे गए हैं। अपराध प्रवृत्ति का जो है जन्म इस उम्र में होता है। अगली विशेषता क्या लिखे? अपराध प्रवृत्ति का विकास होता है। जितने भी
चोरी करने वाले या अन्य तरह के अनैतिक काम करने वाले किशोरावस्था में ही इस तरह के काम करने प्रारंभ कर देते हैं। कुछ अच्छी अच्छी विशेषताओं में हैं जो इस उम्र के बालकों में देखी जाती है, उनमें है व्यवसाय का चुनाव करते हैं। व्यवसाय का चुनाव यानी कि उनके साथ वो समझ जाते हैं कि आगे जीवन में उन्हें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। वे अपने व्यवसाय के लिए अपने आप को कृत संकल्पित कर लेते हैं कि मुझे क्या करना चाहिए, डॉक्टर बनना है, शिक्षक बनना है, नर्स बनना है, इस तरह की जो है वे अपने व्यवसाय का चुनाव कर लेते हैं। स्टेनले हाल कहते हैं, स्टेनले हाल के अनुसार लिखेंगे कि किशोरावस्था एक नया जन्म है। किशोरावस्था एक नया जन्म है। एडोलेसेंस नामक बुक में ही लिखे हैं कि किशोरावस्था एक नया जन्म है, क्योंकि इसी में उच्चतर मानव और श्रेष्ठतर मानव, उच्चतर मानव और श्रेष्ठतर मानव की विशेषताएं देखने को दिखाई देने प्रारंभ हो जाते हैं। एक प्रश्न आया हुआ है अच्छी विशेषताओं में, लिखेंगे आगे के विशेषताओं में जीवन दर्शन का निर्माण कर लेते हैं। जीवन दर्शन का निर्माण, इनमें मैं क्या हूं, मुझे क्या करना है। जीवन दर्शन के निर्माण में वे ये जान लेते हैं कि मुझे क्या करना है इस जन्म में, या अपने एक विचार को वो क्या कर लेते हैं, महत्व देते हैं कि क्या होना चाहिए मुझे और क्या नहीं होना चाहिए। जीवन दर्शन बना लेते हैं अपने स्वयं का कि उन्हें किस ओर उन्मुख होना है। समाज सेवा की जो भावना है वो भी लिख सकते हैं, समाज सेवा की भावना का विकास होता है। एक और अच्छी विशेषताओं में लिखेंगे स्थिति व महत्व की अभिलाषा होती है। स्थिति व महत्व की अभिलाषा होती है। जब किशोरावस्था के बालक या बालिका अपने समाज में अपने से श्रेष्ठ लोगों को देखते हैं, तब उनकी स्थिति व महत्व की अभिलाषा, मेन पॉइंट बस लिख लीजिए उसको, बस और समझेंगे बस। किशोरावस्था में जब बालक अपने आसपास में, आस पड़ोस में, समाज में लोगों को देखते हैं तो उनको लगता है कि मेरी भी ऐसी स्टेटस हो, मेरी भी ऐसी स्थिति बने, तो अच्छा बनने की या कुछ अच्छे काम करने की अभिलाषा उसके मन में जगती है। यानी कि एक प्रकार से ये असंतुलित भी रहते हैं और कुछ नया काम करने के लिए लालायित भी रहते हैं। यानी कि दोनों में बैलेंस बनाने के लिए उनके मन में क्या होता है, तनाव उत्पन्न होते हैं। और जितनी भी असमायोजन से संबंधित जो विशेषता है, किस वर्ग की विशेषता है, पूर्व किशोरावस्था। और जो समायोजन करने की विशेषताएं हैं, जैसे कि जीवन दर्शन का निर्माण, व्यवसाय का चुनाव, या फिर अच्छी अभिलाषा, या फिर जीवन दृष्टि का निर्माण कह सकते हैं, या स्थिति व महत्व की अभिलाषा, ये सभी उत्तर किशोरावस्था की विशेषताएं हैं। अब देखते हैं कि इस उम्र के बालकों में शिक्षा किस तरह से होनी चाहिए। तो आप लोगों के सिलेबस में सिर्फ किशोरावस्था है, तो किशोरावस्था की जितनी भी समस्याएं हैं उनको ही उनके शिक्षा के स्वरूप में कन्वर्ट कर देना है कि जो जो उनकी समस्याएं हैं, जो जो उनकी विशेषताएं हैं, उसी के अनुकूल शिक्षा होनी चाहिए। जैसे कि मानसिक विकास का यह समय होता है, तो उनको उनकी शिक्षा व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए जिससे ज़्यादा से ज़्यादा उनका जो है मानसिक विकास हो सके। शारीरिक विकास का समय है तो उनके शारीरिक विकास पर भी ध्यान देना चाहिए, उनके शारीरिक गतिविधियों पर ध्यान देनी चाहिए। यौन संबंधी जो समस्या है तो उनकी यौन शिक्षा की व्यवस्था होना चाहिए। यानी कि जितनी भी उनकी विशेषताएं हैं उनको ही हम उनकी शिक्षा के स्वरूप में, या किस प्रकार से उनकी शिक्षा होनी चाहिए उसमें बदल सकते हैं। ठीक है, उनको छोड़ के और देखते हैं कि क्या क्या शिक्षा उनके लिए हो सकती है। हाँ, किशोरावस्था में शिक्षा का स्वरूप कैसे होना चाहिए।
पिछले क्लास में मैं बता रहा था कि जर्सील्ड का एक कथन था कि किशोरावस्था वह समय है जिसमें विचारशील व्यक्ति बाल्यावस्था से परिपक्वता की ओर जो है आगे विकास करता है। इस तरह से कोटेशन लिखवाया था। उसी टाइम मैं ये बताया था कि ये परिभाषा ऐसी है जो दूसरे एग्जाम में बदल बदल कर आती है। वो ये आया था उसमें हरियाणा टेट में 2009 में। उसमें यह कहा गया था किशोरावस्था वह काल है जिसमें बालक सामाजिक मानसिक संवेगात्मक रूप से और संवेगात्मक रूप से बाल्यावस्था से प्रौढ़ावस्था की ओर जो है आगे बढ़ता है, विकास करता है। आगे लिखेंगे मेन हेडिंग में कि किशोरावस्था में शिक्षा किस प्रकार से होनी चाहिए। किशोरावस्था में शिक्षा का स्वरूप, किशोरावस्था में शिक्षा का स्वरूप। पहले हेडिंग में ये लिखेंगे कि शारीरिक मानसिक संवेगात्मक विकास के लिए शिक्षा, जैसे उनकी विशेषता है वैसे उसी के अनुकूल शिक्षा होनी चाहिए, यानी कि शारीरिक मानसिक संवेगात्मक विकास के लिए शिक्षा। यह वह समय है, सुनेंगे बस लिखेंगे नहीं, यह वह समय है जब बालक उच्च से उच्च मानसिक प्रक्रिया करने के लिए सक्षम होता है, तो उनको उच्च से उच्च जो है शिक्षा दी जा सकती है। इसलिए इस काल में शिक्षा की व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए जिससे उनकी शरीर का, मन का और संवेगों का सम्यक रूप से जो है विकास हो सके। आगे लिखेंगे सामाजिक संबंधों की शिक्षा देनी चाहिए। सामाजिक संबंधों की शिक्षा, सामाजिक संबंधों की शिक्षा। छत्तीसगढ़ में हम लोग पढ़ते थे कि मुड़िया एंड देयर घोटुल वेलियर एल्विन का जो बुक है उसमें मुड़िया और माड़िया के संबंध में बहुत सारी जानकारी दी हुई है। इतना मोटा उनका बुक है, अच्छे से उसमें दिया गया। और वे इसी समाज में जाके विवाह किए थे और उनके बच्चे भी आज भी है इस समाज में। और फिर वो समाज का विश्लेषण करने के लिए आया था, फिर छोड़ छाड़ के चले गए। आदिवासी लोग बेचारे भोले भाले होते हैं, तो उनके समाज में आए और जानने के लिए कि किस प्रकार से ये लोग विकसित होते हैं, कैसे इनके समाज होता है, कैसी इसकी मत और मान्यताएं होती हैं, ये जानने के लिए वे उनके साथ रच बस गए, कुछ दिनों तक रहा। और वही पहले व्यक्ति थे, यानी कि बाहर से आए हुए, जिन्होंने मुड़िया और माड़िया के संस्कारों के बारे में जो है वर्तमान जगत को, या जो बाहर की जगत है उनको बताया कि वो लोग किस तरह से जीवन यापन करते हैं, उनकी क्या क्या मत और मान्यताएं होती है। तो उन्होंने बताया था कि वो लोग एक घोटुल प्रथा होती है उनकी, उसमें विवाह पूर्व की एक संस्था होती है जिसमें वो लोग विवाह पूर्व एक जगह इकट्ठे होते हैं। सामाजिक संबंधों की उनकी जानकारी दी जाती है कि विवाह करने के बाद पति और पत्नी के क्या रोल होते हैं, उनकी क्या क्या जिम्मेदारी होती है, क्या क्या उनकी भूमिकाएं होती है, क्या क्या उनको करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। इस संस्था में उनको शिक्षा दिया जाता है। ये एक सामाजिक शिक्षण का एक संस्थान है जो किशोरावस्था के लिए होती है। ऐसे ही मजाक मजाक में ऐसे प्रश्न कर रहे थे कि घोटुल आखिर क्यों, वो आदि तो ऐसी तो उन लोगों के लिए कोई शिक्षा की व्यवस्था होती नहीं, कोई पाठशाला उधर होती नहीं। अब शादी के बाद क्या पता अपने भैया को, अपने पति को ही भैया कहना शुरू कर दे, इसलिए उनके लिए घोटुल की व्यवस्था की जाती है। ऐसा करके मजाक करते, लेकिन वस्तुतः ऐसा है नहीं। उनके पीछे बहुत वैज्ञानिक रीजन है उनके घोटुल प्रथा होने की। आदिवासी समाज में कभी तलाक की समस्या नहीं होती, कभी मतलब वैवाहिक जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या नहीं देखने को मिलती। इसका मुख्य कारण है उनका यहाँ शादी से पूर्व, विवाह से पूर्व घोटुल नामक जो संस्था है उनका जो है संचालन किया जाना। आज भी जितने भी मतलब तलाक की समस्या है, या पत्नी की कोई हत्या कर देता है, या पति को मरवा देता है, इस तरह की जो समस्याएं देखने को मिलती है, ये सामाजिक शिक्षा का ही अभाव है। अभी ऐसे कई देश है जहाँ विवाह से पूर्व आपको एक सर्टिफिकेट कोर्स लेना पड़ता है कि आप विवाह के लिए तैयार हैं। जिस प्रकार से गाड़ी चलाने के लिए आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, उसी तरह से शादी के पूर्व भी इस तरह कई देश है, जब तक के आपके पास सर्टिफिकेट नहीं रहेगा तब तक आपको शादी की जो है परमिशन नहीं दी जाती है। तो ये सब सामाजिक शिक्षा के ही विभिन्न अंग है।
तो किशोरावस्था तो बड़े ही असमायोजन का समय होता है, तो उनके लिए और ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है सामाजिक शिक्षा। आगे लिखेंगे पूर्व व्यावसायिक शिक्षा, जैसे ITI वगैरह है। पूर्व व्यावसायिक शिक्षा यानी कि जो उनके व्यवसाय है, यह वो उम्र है जब वो अपने कमाने खाने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो आवश्यक है कि उनको पूर्व व्यावसायिक शिक्षा दी जाए, जैसे कि कंप्यूटर है, ITI वगैरह, या फिर इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र में, कई क्षेत्र ऐसे हो सकते हैं। एक पाठ था अपनी कमाई, पढ़े हो आप लोग? उसमें एक कोटेशन था कि जब बाप का जूता बेटे के पैर में आने लगे तब ये समझ जाना चाहिए कि बेटा कमाने के योग्य हो गया है। तो अपनी कमाई में यह होता था कि वो उनको हर बार बोलता था कि कमा के ले आओ कुछ, तो कभी अपने माँ से, कभी अपनी बहन से, कभी चाचा से मांग के ले आता था। हर बार उनके बाप बोलता था जा इस कुएं में डाल के ले आ। लेकिन एक दिन ऐसे हुआ लास्ट में सबसे तो मांग मांग के थक गया था, कोई पैसे नहीं दिए, तो उनको जबरन काम करना पड़ा और कहीं से ले दे के वे 1-2 रुपया उस जमाने कमा के आए। और हर दिन की तरह उनके बाप ने उस दिन भी कहा जा इस कुएं में फेंका। वो एकदम से चिढ़ गया, मैं रोज कमा कमा के लाऊं, ऐसे फेंक दूं क्या? तब वो पहली बार से उस दिन अपनी कमाई का जो है कीमत पता चला। तो इस उम्र में जो है वो व्यवसाय की तरफ उन्मुख होना शुरू होते हैं, इसलिए उनको पूर्व व्यावसायिक शिक्षा दी जानी चाहिए कि काम कैसे किया जाना चाहिए और क्या क्या आपके योग्यता के अनुकूल, आपकी अभिरुचि के अनुकूल आप कर सकते हो। ठीक है, आगे हेडिंग लिखेंगे जीवन दर्शन, धार्मिक व नैतिक शिक्षा। जीवन दर्शन, धार्मिक व नैतिक शिक्षा। जीवन दर्शन, धार्मिक व नैतिक शिक्षा। अधिकांशतः यह देखा गया है कि जो बालक नैतिक शिक्षा या धार्मिक विद्यालयों में पढ़ाई करते हैं वे सामान्य स्कूलों में पढ़ने वाले बालक की अपेक्षा नैतिक रूप से ज़्यादा जिम्मेदार होते हैं और अच्छे चरित्रवान होते हैं। ऐसे कई उदाहरण मैंने स्वयं में देखे हैं, जैसे कि अमरकंटक में एक विद्यालय है, वहाँ 1ली से लेकर 12वीं तक की शिक्षा की व्यवस्था है हर विषय में। वहाँ जो पढ़ने वाले बालक हैं उनको देख के ऐसे लगता है कि अपने आप में लगता है कि रोल मॉडल है, देखने में एकदम हट्टा कट्टा। वहाँ जिम की अलग से व्यवस्था है, संगीत के लिए, संगीत सिखाने के लिए खैरागढ़ विश्वविद्यालय से अलग टीचर उनके लिए आते हैं, धार्मिक शिक्षा के लिए वहाँ तो है ही, आश्रम है इसलिए, और सामान्य स्कूलों की तरह पढ़ाने के लिए अलग अलग विषय के साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स सभी विषय के टीचर वहाँ हैं। देखने में वो मतलब एकदम पंडित ब्राह्मण जैसे लगते हैं, लेकिन सभी वर्ग के बालक वहाँ पढ़ते हैं, सिर्फ ब्राह्मण ही नहीं। तो इस प्रकार के जो विद्यालय होते हैं उसमें इस वर्ग के जो बालक हैं उनकी जो है समुचित शिक्षा की व्यवस्था किया जा सकता है, क्योंकि ये वह समय होता है जब जीवन दर्शन का उनका निर्माण होता है कि मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या मेरे लिए अच्छा है, क्या समाज के लिए अच्छा है। तो उसी के अनुकूल जो है शिक्षा दी जानी चाहिए। ये प्रश्न आया हुआ है कि जीवन दर्शन का निर्माण किस काल की मुख्य विशेषता है। तो शैशवावस्था में तो बालक अपने बारे में नहीं सोचता, फिर जीवन दर्शन की क्या सोचेगा? बाल्यावस्था में कोई मतलब ही नहीं है, खेलने खाने का ही समय है, किशोरावस्था ही बचता है फिर ऑप्शन। लास्ट और लिखेंगे यौन शिक्षा, जो इस समय जो है होनी चाहिए। उनको समझाना आवश्यक है कि क्या सही है और क्या गलत है, क्या किया जाना चाहिए, विधि और निषेध। तुलसीदास जी कहते हैं कि विधि और निषेध इस संसार के दो मुख्य नियम है कि क्या किया जाना चाहिए, क्या नहीं किया जाना चाहिए। यहाँ लिखा होगा कि पान खाकर यहाँ नहीं थूक रहे लोग, वहीं पे थूकेंगे। निषेध, गाड़ी यहाँ नहीं खड़ी करनी है तो लोग वहीं पे क्या करते हैं, स्टैंड लगा देते हैं। विधि यानी कि जो करना चाहिए और निषेध यानी कि जो नहीं करनी चाहिए। तो यह शिक्षा भी उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अंत में लिखेंगे व्यक्तिगत विभिन्नताओं के अनुसार शिक्षा, व्यक्तिगत विभिन्नताओं के अनुसार शिक्षा व व्यक्तिगत विभिन्नताओं के अनुसार शिक्षा व पाठ्यक्रम, करिकुलम व शिक्षण विधि, टीचिंग मेथड व शिक्षण विधि केवल एक ही पाठ्यक्रम से, एक ही शिक्षण विधि से हम इतनी व्यक्तिगत विभिन्नताएं लिए हुए बालकों को नहीं पढ़ा सकते। सबके अपने सीखने का ढंग अलग होता है, समझने का ढंग अलग होता है। अलग अलग उदाहरण से, अलग अलग एग्जाम्पल से, अलग अलग मेथड से लोग सीख सकते हैं। इसलिए इस उम्र में सबसे ज़्यादा शिक्षण
विधि की आवश्यकता होती है। जितने ज़्यादा आप शिक्षण विधि का उपयोग कर सकते हैं, आप प्रयोग करेंगे बच्चों पे। क्या क्या किसी वैसे तो हम लोग मुख्यतः एक ही विधि का उपयोग करते हैं, व्याख्यान कौशल। ज़्यादा हो गया तो श्याम पाठ कौशल। तो इस उम्र में हम अधिक से अधिक जो है समूह शिक्षण विधि या जो शिक्षण विधि है उसको प्रयोग कर सकते हैं। अब आगे देखेंगे, ये हो गया आपकी किशोरावस्था की विशेषताएं और किशोरावस्था में जो शिक्षा का स्वरूप क्या क्या होना चाहिए वो सब। अब हम लोग शिक्षण जो विधि है ना उसमें सबसे अधिक मान्यता किसको देते हैं? प्रदर्शन नहीं रहता है कि वो तो बालकों के अनुकूल रहेगा ना, जिस वर्ग के बालक रहेंगे सब शिक्षण विधि अपने अपने आप में महत्वपूर्ण है। तो आप बालकों के अनुकूल जो है शिक्षण विधि का उपयोग करेंगे। जैसे बालक होगा वैसे आप शिक्षण विधि अपनाएंगे। व्यक्ति की विभिन्नता के अनुसार ही इतने सारे शिक्षण विधि का जो है जन्म हुआ। अगर सभी बालक एक जैसे होते तो एक ही जैसे सबको सिखाया जाता। सब में अपनी अपनी अलग क्षमताएं हैं। एक कोटेशन लिखेंगे वैलेंटाइन के अनुसार। कथन है, वैलेंटाइन कहते हैं, मनोवैज्ञानिकों द्वारा बहुत समय तक उपदेश दिए जाने के बाद अंत में यह बात व्यापक रूप से स्वीकार की जाने लगी है। व्यापक रूप से स्वीकार किया जाने लगा है वो दरवाजा पूरा बंद करिए। स्वीकार किया जाने लगा है कि शैक्षिक दृष्टिकोण से किशोरावस्था का अत्यधिक महत्व है। कि किशोरावस्था का अत्यधिक महत्व है। बस इतना ही है। यानी कि यह वह अवस्था है जब बालक किस दिशा में जाएगा, क्या ज्ञान प्राप्त करेगा, अपराधी बनेगा कि समाज सेवक बनेगा, कर्मण्य बनेगा या फिर अकर्मण्य बनेगा। जितनी भी उनकी विशेषताएं गुण या अवगुण हो सकते हैं वो किशोरावस्था में ही निर्धारित हो जाते हैं। कहते हैं कि पूत के पांव पालने में, तो पालने में दिखने के बाद इस उम्र में भी दिखाई देने शुरू हो जाते हैं। हाँ? जितने भी महापुरुष हुए, महात्मा गांधी या फिर अन्य महापुरुष, किशोरावस्था में ही उनकी मुख्य विशेषताओं को देख के यह पता लगाया जा सकता था, लग सकता था कि आने वाले में भविष्य में वे किस तरह से विकसित होंगे। यानी कि किसने कहा है कि किशोरावस्था को दूसरा जन्म, अभी कुछ देर पहले लिखवाया, लिखते लिखते भूल जाते हो क्या? कौन बोला है? हाँ? पुस्तक काफी देख लीजिए, किस बुक में कहा है ये भी बताया था। ये बताया कि एक नया जन्म है। एक दूसरे जन्म को क्या कहा जाता है? हिंदी में द्विज कहा जाता है। उनका दूसरा जन्म है द्विज, यानी कि दूसरा जन्म। जैसे कि एक अंडा होता है, मैं जब फर्स्ट बार प्री डीएड का एग्जाम दिलाया था, जैसे ही 12वीं से निकला था उस टाइम मैं जब एग्जाम दिलाया था तो प्रश्न आया हुआ था, द्विज के कौन से अर्थ नहीं है, और उसमें बहुत सारे ऑप्शन दिए थे और मैं सीधा 12वीं से निकला था, बड़ा कंफ्यूज था द्विज होता क्या है। हाँ, दो बार जन्म लेने वाला। उसमें आप पहले ऑप्शन थे, बताएंगे अभी आप लोग कौन द्विज नहीं है। द्विज का क्या अर्थ होता है? दो बार जन्म लेने वाला। एक होता है ये ब्राह्मण लिखा है ना, आप लोग समझ जाएंगे। कौन नहीं है द्विज?
द्विज बताने का अर्थ यह है कि एडोलेसेंस में बोला है कि ये वह अवस्था है जिसमें बालक जो है का दूसरा जन्म होता है। सभी द्विज है। द्विज का अर्थ आता है दोबारा जन्म लेने वाला, कि एक बार उनका जन्म हो चुका है और दोबारा उनका पुनः जन्म हुआ है। अंडा के रूप में पहले जन्म होता है, फिर जब अंडा से वह पक्षी के रूप में जन्म लेता है तब दोबारा जन्म होता है। कबूतर यानी कि इनका 2 बार तो जन्म हो ही चुका है। ब्राह्मण को भी द्विज कहा जाता है। बूढ़ो ब्राह्मण बनकर द्विज को दरस दियो, ओम जय जगदीश हरि। इधर क्या है, मयूर भी द्विज है। विद्यार्थी को भी द्विज कहा जाता है। पहला जन्म उनके मां से और दूसरा जन्म जब उनका उपनयन संस्कार होता है, गुरु के पास जब वो जाते हैं तब उनका दोबारा जन्म होता है। तो इस अवस्था में भी बालक का दोबारा जन्म होता है, ये याद रखेंगे। दूसरा टॉपिक शुरू करते हैं कि बालक का विकास में बालक का शारीरिक विकास देखने से पहले एक छोटी सी कहानी सुनिए। एक बार की बात है, एक मछुआरा था। मछुआरा रोज की तरह मछली पकड़ने के लिए एकदम सुबह तड़के 3 बजे घर से निकल जाता था। यानी कि वे सुबह जब निकलते थे तब ले दे के वे 5-6 बजे, दूर नदी थी, 5-6 बजे तक नदी पहुंचते थे। आज की पहली बार वो बहुत जल्दी भी उठ गया था और अपना जो है मछली पकड़ने के जितने भी सामान थे वो इकट्ठे किए और मछली पकड़ने के लिए आगे बढ़ा। अब 3-4 बजे का समय एकदम क्या बोलते हैं छत्तीसगढ़ी मुंदहा रात, वैसे ही रात था। मुंदहा रात यानी कि थोड़ा प्रकाश नहीं रहता, पूरा अंधेरा छाया रहता है, कुछ मुंधियारी रात। छत्तीसगढ़ी ऐसा है कि हर जगह अलग अलग बोली जाती है। खलहाटी, लरिया, भतरी, सदरी वाले को सुनोगे समझ में नहीं आएगा, ये उड़िया बोल रहा है ऐसे लगेगा। तो हम लोग बेमेतरा वाले हैं। तो सुबह के समय वो निकल गया कि उस समय एकदम अंधेरा छाया हुआ था। अपने घर से वो थोड़ी दूर आगे बढ़ा था वो मछुआरा, तभी उनके पैर में एक वस्तु लगी, एक चीज लगा। उसने देखा कि क्या है, तो एक पोटली थी, पोटली में कुछ कंकर पत्थर रखे हुए थे। सोचा कहाँ किसी का गिर गया होगा, अब मैं इससे क्या करूं, लेकिन खाली था, हाथ में ऐसे घुमाते घुमाते आगे बढ़ गया। जब वो नदी के पास पहुंचा तब तक देखा कि सूर्य उदय हुआ नहीं था, अभी भी अंधेरा छाई हुई थी। और वो वहीं पे बैठ गया और उस पोटली से एक पत्थर ऐसे निकाला, पानी में ऐसे जैसे ठहरे हुए पानी में, कंकर न मार, तो इस तरह से मारने लगा वो। तो फिर मारते मारते टाइम बीता और सुबह जब सूर्य की पहली किरण निकली तब उसमें से एक जो है पत्थर बचा हुआ था। और जब पहली किरण इस पृथ्वी में पड़ी और प्रकाश जो है सब तरफ फैला, तब वो देख के बड़ा आश्चर्य हुआ। जिस पत्थरों को पत्थर समझ के फेंक रहा था वो वास्तव में बहुत कीमती हीरे थे, और पूरे पत्थर वो एक एक करके उस नदी में डाल चुका था। बस ही एकमात्र बचा था। ये देख के उन्होंने अपना माथा पकड़ लिया कि मैंने क्या किया, कितना बड़ा मूर्ख आदमी था मैं। एक बार देख तो सकता था कि वो चीज क्या है, उसके बाद फेंकता। इस कहानी को जब हम सुनते हैं तो बहुत हंसी आती है, कैसा मूर्ख रहा होगा वो आदमी ऐसे करके। लेकिन वस्तुतः ऐसा हम सब करते हैं, हम सभी ऐसा करते हैं। जिस चीज को हम फेंक रहे हैं वो है हमारा समय, उसको ऐसे व्हाट्सएप में, यूट्यूब में, फेसबुक में। फिर जब परीक्षा हाल में जब यही समय लगता है 1 घंटा पढ़ लेता हूँ, फिर वो समय हीरे बन जाते हैं। वो पूरा समय हमारे लिए हीरा ही है, लेकिन हम डाल किस में रहे, नदी में उसको। तो नोटिफिकेशन का इंतजार आप भी ना करें, मैं भी नहीं करूँगा। पूरे अपनी शक्ति और सामर्थ्य के साथ आप लोगों को जो है चीजें डिवाइड करने की कोशिश करूँगा। अब देखते हैं बालक का शारीरिक विकास। बालक का शारीरिक विकास, फिर हम देखेंगे मानसिक विकास, सामाजिक विकास, संवेगात्मक विकास। फिर संवेगात्मक विकास के बाद देखेंगे अधिगम, अधिगम के बाद फिर ये चैप्टर खत्म होगा। फिर शैक्षणिक विकास के बाद दूसरा चैप्टर है। मुख्य रूप से आपका चैप्टर 3 भागों में बटा हुआ है, यानी कि एक पार्ट खत्म होगा। फिर हेडिंग डालेंगे बालक का शारीरिक विकास। मुझे याद नहीं आ रहा है, और शायद 3 मिनट। माइक्रो टीचिंग का समय बहुत कम रहता है।
और तो पूरा फुल टीचिंग हो जाएगा फिर 35 मिनट में। वो पिछले साल से सीटी टेट में देखूंगा, मुझे याद नहीं आता। 36 लिए और 80 मिनट 40 मिनट 45 मिनट और 30 मिनट और 36 मिनट चार्ट क्या ऑप्शन थे? एक क्वेश्चन के लिए बालक का शारीरिक विकास, बालक के शारीरिक विकास हम मुख्य रूप से किशोरावस्था की देखेंगे, लेकिन किशोरावस्था को देखने से पहले हम जो बाल्यावस्था है, शैशवावस्था है, इनको भी, इन पे भी दृष्टिपात करते हुए चलेंगे। तो आप लोग 3 ऐसे कॉलम बना लेंगे। पहले कॉलम में लिखेंगे शैशवावस्था, शैशवावस्था इन्फेंसी, चाइल्डहुड की बाल्यावस्था, फिर एडोलेसेंस किशोरावस्था। शैशवावस्था का जो काल है, हम यहाँ 0 से 5 वर्ष मानकर चलेंगे, 5 या 6 वर्ष ये मान के चल रहे हैं ना। जो विशेषताएं देखेंगे इस अवस्था तक के बालकों का देखेंगे। बाल्यावस्था का जो उम्र मान के चलेंगे 6 से 12, और किशोरावस्था का समय मानेंगे 12 से लेके 21 या 18 21 तक। वर्ष तक ये मतलब विभिन्न बालकों में देखी जाती है। इनका जो पहला पैमाना है, आने वाले क्लास में हम सभी विशेषताओं को ऐसे 3 वर्गों में बांट के देखेंगे। पहला हम देखते हैं कि शैशवावस्था में है, इसको देखें कि हम इसका एक पैमाना रखते हैं। ये पैमाना है, ये डायग्राम मैंने पहले अपने अनुसार बनाया था। मैंने देखा कि बुक में भी ऐसे डायग्राम यूज होते हैं ऐसे करके। पहले मैं 2-3 बुक पढ़ के ऐसा बनाया था इसी तरह से डायग्राम शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था की मुख्य जो विशेषता क्या हो सकती है। फिर अन्य बुकों में देखा कि वो भी इस तरह से काम किए, फिर मैं सोचा कि यही ठीक है। पहला जो पैमाना है वो भार है, भार यानी कि उनका वजन। शैशवावस्था में बालक का भार, मैं 60 में लिख रहा हूँ, आप लोग फुल लिखेंगे। बालक का भार जो है बालिकाओं की अपेक्षा ज्यादा होता है। इसको मैं राइट कर रहा हूँ, बालक का भार जो है बालिकाओं की अपेक्षा ज्यादा होता है, और बालिकाओं का भार बालक की अपेक्षा कम होता है जन्म के समय। शैशवावस्था 0 से 5-6 वर्ष यानी कि जन्म के समय मान के चल रहे हैं। बालिकाओं के जो है, बालक का जो है वजन ज्यादा रहेगा, भार ज्यादा रहेगा। बालिकाओं के जो है आकार, प्रकार, वजन ये बालकों की अपेक्षा कम रहेगा। बाल्यावस्था में दोनों के ही विकास, दोनों के ही जो भार में जो है वृद्धि होगी। लेकिन किशोरावस्था में वयम संधि प्राप्त करने के बाद, यानी कि 12 से 14 वर्ष के बीच में, वयम संधि प्राप्त करने के समय 12 से 14 वर्ष के बीच में बालिकाओं का शारीरिक विकास, बालिकाओं का शारीरिक विकास बालक की अपेक्षा जो है तीव्र गति से होना प्रारंभ हो जाएगा। वे शारीरिक रूप से पहले परिपक्व हो जाएंगे। किशोरावस्था में बालिकाओं का जो है शारीरिक विकास बालकों की अपेक्षा जो है तीव्र गति से होगा। बालकों का विकास उनकी अपेक्षा देर से होगा, शारीरिक विकास। बालिकाएं लगभग 16 वर्ष के आते आते शारीरिक रूप से विकसित हो जाएंगी, यानी कि उनका जितना भी ऊंचाई बढ़ना है, ऊंचाई बढ़ना लगभग 16 वर्ष में वृद्धि रुक जाएगी। लेकिन बालक जो है 18 वर्ष तक उनकी वृद्धि जो है होती रहेगी, यानी कि बालिका जो है पहले विकसित हो जाएंगे शारीरिक रूप से। लंबाई देखेंगे, लंबाई भी ऐसे ही है, भार जैसा। बालकों का जो है लंबाई जन्म के समय अधिक रहता है, बालिकाओं के जो है लंबाई जन्म के समय कम रहती है। वृद्धि भी इस काल में दोनों के बराबर होंगे लगभग। लेकिन 12 से 14 वर्ष के बीच में, या 12 से 14 वर्ष के बीच में बालिकाओं के जो है वृद्धि, लंबाई
जो है बालकों की अपेक्षा तेज होगी। दोनों को मतलब सेम लिखेंगे, भार को भी और लंबाई को भी। जैसा भार है वैसा ही लंबाई भी है। बालिकाओं की जो है लंबाई कम रहेगी बालकों की अपेक्षा, और किशोरावस्था के आते आते बालिकाओं का जो है लंबाई बालकों की अपेक्षा तीव्र गति से होगा। मैं जब टीचिंग कराता हूँ तो मेरा सबसे ज्यादा डर मुझे किस चीज से लगता है अपने आप में, कि विद्यार्थी बोर तो नहीं हो रहे हैं। सबसे ज्यादा डर मुझे इसी चीज का रहता है कि क्योंकि मैंने कभी पढ़ा था पुस्तक में ही, बाल मनोविज्ञान में, कि शिक्षण का सबसे कठिन या फिर सबसे बड़ी समस्या क्या हो सकती है, क्या शिक्षण की। तब मैंने ये पढ़ा था कि शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या हो सकता है, किसी बालक को सारी जो है समस्याओं के समाधान करा देना, बालकों को सारे गाइड उपलब्ध करा देना, एग्जाम में क्या बालकों का टीचर के लिए मैं जो बता रहा हूँ मैं ये बोल रहा था कि शिक्षण की मुख्य विशेषता यह हो सकती है, मतलब क्या उसमें ये पढ़ा था कि उनके लिए सबसे बड़ा वो क्या रहेगा, बच्चों को देना, विद्यार्थियों को देना, वो जो पढ़ने वाला है सारी सामग्री दे देना, या एग्जाम में जो आने वाले हैं वो सब टिक लगवा देना कि ये आने वाले हैं, उनकी सारी समस्याओं का समाधान कर देना, या आप पूरे ब्लैक बोर्ड में लिख लिख के समझा देना, या सारी चीजें लिखा देना। ये उनके लिए मतलब उनकी विशेषताएं नहीं थी। सबसे मुख्य उनके लिए विशेषता या समस्या थी कि अध्यापन को मनोरंजन पूर्व बना पाना। तो मेरी हमेशा ये कोशिश रहती है, ये सोचता रहता हूँ कि बोर तो नहीं पूछते ही रहता हूँ मैं, क्योंकि लिखवाते मुझे भी लगता है कि क्या लिखवा रहे हैं, कुछ और होना चाहिए, आगे लिखेंगे इसमें सिर्फ अब ऐसी चीजों में इसमें क्या समझा है। आप क्या बोल रहे थे, आप बताइए। मतलब कि मैं ये बता दे रही थी टीचर और स्टूडेंट के बीच की जो इंटरेक्शन अच्छा होगा, मतलब कि आप टीचर स्टूडेंट का ध्यान जितना ज्यादा आकर्षित कर पाएंगे अपने तरफ, उतना ज्यादा हम आपके बातों को समझ पाएंगे, मतलब उतना ये भी उसकी विशेषता है। लेकिन आप नहीं नेगेटिव पॉइंट को बताते थे, प्लस पॉइंट नहीं, मैं भी पॉजिटिव पॉइंट की बात कर रही हूँ। मनोरंजन को बना पाना कितना पॉजिटिव पॉइंट है, क्योंकि आप बोर हो जाएंगे तो अच्छी बातों को भी नहीं समझ पाएंगे। आगे लिखेंगे पैमाना में सी, वह मस्तिष्क जन्म के समय, जब बालक का जन्म होता है, ये पहले भी बताया था कि उनका जन्म के समय जो सिर जो है 1/4 होता है पूरे शरीर का, और इनका वजन होता है 350 ग्राम। ये दोनों प्रश्न में आए हुए हैं शैशवावस्था में, लेकिन शैशवावस्था से तो आपको लेना देना नहीं है आए। लेकिन ध्यान महत्वपूर्ण चीज है, भार जो है सामान्यतः 350 ग्राम का होता है उनका मस्तिष्क का वजन, और जो उनका सिर होता है पूरे शरीर का 1/4 होता है। और इसमें वृद्धि जो है स्वाभाविक बात है, बाल्यावस्था में वृद्धि होगी। बाल्यावस्था में इसमें बालिकाओं के भी होंगे और बालक के भी होंगे, दोनों में वृद्धि होती है। और 15-16 के वर्ष के आते आते 12 से 1400 ग्राम उनकी जो है मस्तिष्क का वजन हो जाता है, 12 से 1400 ग्राम किशोरावस्था आते आते। इसके बाद देखेंगे हड्डियां। हड्डियों में जब बालक का जन्म होता है तब उनके शरीर में 270 हड्डियां पाई जाती हैं, लेकिन एक मानवीय शरीर में कितनी हड्डी होती है? 206। तो 206 हड्डी इस उम्र में हो जाएंगी किशोरावस्था में। इस उम्र में अस्थिकरण पाया जाता है, अस्थिकरण को ओसिफिकेशन कहा जाता है, यानी कि उनके शरीर में नए नए जो है जुड़ के नए हड्डियों का निर्माण होता है। कैल्शियम फास्फोरस से उनकी जो है हड्डी बनता है, तो एक दूसरे से भी जुड़ते हैं, जुड़ के नए हड्डी बनते हैं, इसे अस्थिकरण कहा जाता है, ओसिफिकेशन। फिर प्रारंभिक अवस्था में यानी कि शैशव काल में जो 70 हड्डियां होती है, वो बाल्यावस्था के आते आते 350 हड्डियां हो जाती है। फिर यानी कि कुछ नई हड्डियों का विकास होता है। जैसे एक छोटा सा बालक है, अगर उसको इस टेबल में बैठा दे और थोड़ा इधर उधर तो करते ही रहते, वो गिर जाए उससे,
दो साल का बालक, तब उसकी एक भी हड्डी नहीं टूटेगी। अगर कोई 5 साल का बालक अगर इससे भी कम ऊंचाई से गिर जाए तो उनकी हड्डी टूट जाती है, क्योंकि उनके हड्डी क्या है, परिपक्व हो गए। शुरू में उनकी हड्डियों की संख्या कम रहती है, एकदम मुलायम होती है, लेकिन जब 350 हड्डियां हो गई यानी कि निर्माण हो गया, तब उनके टूटने का डर रहता है। इसे अस्थिकरण कहा जाता है कि एक हड्डी से दूसरी हड्डी आपस में जुड़ने लगती है और नई हड्डियों का भी निर्माण होता है। उसी के कारण किशोरावस्था के आते आते हड्डियों की संख्या 206 हो जाती है। जितने भी उनकी हड्डी बने रहते हैं किशोरावस्था तक बन जाते हैं, और इस किशोरावस्था के आते आते अस्थिकरण की जो प्रक्रिया है वो रुक जाती है, फिर नए हड्डी फिर नहीं बनेगी। इसी के कारण अगर किसी बड़े बुजुर्ग का अगर हड्डी टूट जाए तो जुड़ने में बड़ी समस्या होती है। अगर इस उम्र में टूट जाए तो कोई दिक्कत नहीं रहती, वो फिर से वैसे में बच्चों का हड्डियां ज्यादा होती तो बाल्यावस्था में 350 270 है भी। अब जन्म हुआ है उनका, कुछ हड्डियां है, फिर नई हड्डियों का निर्माण होना शुरू होता है, इसलिए तो उनकी हड्डी नहीं टूटती। अब बाल्यावस्था में नई हड्डी बनने शुरू हुई, अस्थिकरण की प्रक्रिया जो है लगातार चल ही रही है, यानी कि दो काम हो रहे हैं, एक तो नई हड्डी बन रही है प्लस दो हड्डी आपस में जुड़ के एक हड्डी बन रही है। तो अस्थिकरण की प्रक्रिया में जो 350 हड्डियां है वो जुड़ के एक हड्डी बन गई, फिर वो 206 ही रह जाते हैं, कम हो जाती है, यानी कि जो दो हड्डी थी वो एक बन गए। यहाँ से लेके यहाँ तक उनकी बहुत सारी हड्डियां हैं, तो फिर जुड़ के एक हो गई, तो उसको फिर एक ही गिनेंगे ना, तो कम हो जाती है। अब तो साइंस वाले हो भाई, सब लोग साइंस वाले हो ना। इनके बाद देखेंगे दांत। दांत जो है पिछले क्लास में भी बताया था कि जब भ्रूणावस्था में ही बनने प्रारंभ हो जाते हैं। विकास में बताया था कि स्टेज बाय स्टेज किस प्रकार से विकास होता है। तो जब बालक माँ के गर्भ में रहता है तो 4 माह से उनके दांत जो है बनने शुरू हो जाते हैं, लेकिन जन्म लेने के 6 माह बाद, ये प्रश्न आया हुआ है कि कितने वर्ष उम्र के बाद जो है बालक में प्रारंभिक रूप से दांत दिखाई देने शुरू होते हैं। तो 6 महीने में जो उनके जो है दूध के दांत जो है दिखाई देने शुरू होते हैं 6 माह में, और लगभग 4 वर्ष के आते आते दूध के दांत फिर झड़ने शुरू हो जाते हैं। यानी कि बाल्यावस्था में उनके दूध के दांत आएंगे 6 माह में, शैशवावस्था में उनके दांत दूध के दांत आएंगे 6 माह में, और 4 वर्ष में उनके दूध के दांत जो है झड़ने शुरू हो जाएंगे। और बाल्यावस्था में लगभग 12 से 14 वर्ष के अवस्था आते आते उनके सारे दूध के दांत जो है झड़ जाएंगे, यानी कि जो उनके स्थायी दांत आ जाएंगे। फिर अगर वे झड़ गए फिर दोबारा नहीं मिलने वाला, इसलिए बचा के रखिए हो, ठीक है, अब दोबारा नहीं आने वाला। हाँ, एक सामान्यीकरण देख के चलते हैं कि 12 वर्ष तक सभी के दूध के दांत, 12 से 13 वर्ष या 14 वर्ष तक दूध के दांत जो झड़ जाते हैं, जितने भी स्थायी दांत आने रहते हैं वो आ जाते हैं। लेकिन एक और दांत आता है जिसे कहा गया है हम अक्ल के दांत, क्या कहते हैं, विजडम टीथ। विजडम टीथ जो है किशोरावस्था में और किशोरावस्था के अंत में आता है, और किसी में किशोरावस्था के अंत में भी नहीं आता, यानी कि प्रौढ़ावस्था में आता है, उसे विजडम टीथ कहा जाता है। प्रज्ञा दंत, क्या बोले थे आप, दिमाग के अक्ल के दांत, वही अक्ल यानी कि प्रज्ञा दंत कहते हैं उन्हें, विजडम टीथ या फिर प्रज्ञा दंत, इन्हें प्रज्ञा दंत कहा जाता है। और ये किशोरावस्था के अंत में या प्रौढ़ावस्था की दाढ़ा ही है। हाँ, और जो लास्ट में आता है, और किसी में तो आते भी नहीं अक्ल के दांत। कितने लोगों के पास नहीं? लास्ट देखते हैं। और अन्य अंग में दिल की धड़कन जो है बालकों पे 1 मिनट में लगभग 140 बार धड़कता है। 1 मिनट में 140 बार धड़कता है। किसी बच्चे के दिल में हाथ रख के देखना, वो तो एकदम ऐसे पंपिंग करते रहता है, धक 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 धक। 6 वर्ष के आते आते उनके जो है हृदय की धड़कन धीरे धीरे कम होने शुरू हो जाती है। 12 वर्ष में उनकी हृदय की धड़कन 1 मिनट में लगभग 84 बार धड़कती है। और अभी कितनी धड़कती है?
72 बार। ये प्री वगैरह में पूछे जाते हैं ऐसे सस्ते सस्ते सवाल, प्री बीएड, बीएड, टेट, इस सब में। सर वृद्धावस्था में कम रहता है सर, जो दिल का धड़कन 72 से कम रहता है सर। वो तो उनका बीपी के ऊपर डिपेंड करेगा। 72 बार हम औसत रूप से मान के चलते हैं कि प्रति व्यक्ति का जो दिल की धड़कन जो है 72 बार धड़कता है, और किशोरावस्था आने के बाद वो 72 बार जो है उसमें संतुलित हो जाता है। इसमें मुख्य मुख्य पॉइंट को ही और ध्यान देंगे, और किशोरावस्था को में ध्यान देंगे। किशोरावस्था में किस किस प्रकार के शारीरिक विकास होता है, और जो सामान्य विकास है यानी कि शरीर की वृद्धि होगी, नए नए उनके सेल्स के जन्म होंगे और उनकी वृद्धि होगी, तो किस प्रकार से उनके व्यवहार में परिवर्तन होगा, ये सब आप जानते हैं। इसको ज़्यादा और डिटेल में देखने की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में देखेंगे बालक का जो है मानसिक विकास। इसमें कुछ लिख लेंगे कि शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाले कुछ कारक हैं। तो पिछले क्लास में मैंने बताया था कि विकास को प्रभावित करने वाले कारक, विकास को प्रभावित करने वाले कारक में मैंने पहले कारक क्या बताया था? वंशानुक्रम। दूसरा बताया था वंशानुक्रम। तीसरा आहार, भोजन, फिर रोग है, बुद्धि, इंटेलिजेंस, और लास्ट था यौन। तो ये वे कारक है जो विकास की सभी अवस्थाओं को प्रभावित करेंगे। आपके शारीरिक विकास को, मानसिक विकास को, सामाजिक विकास को, ठीक है, संवेगात्मक विकास को, सारी विकास को प्रभावित करेंगे। उनके साथ साथ और कौन कौन सी चीज है जो हमारे शारीरिक विकास को प्रभावित करते हैं, उनको देखेंगे। तो उन सब को ऐड कर लेंगे आप। वंशानुक्रम, वातावरण लिख लीजिए यहाँ भी। वंशानुक्रम, वातावरण, आहार, रोग, वंशानुक्रम, वातावरण, आहार, रोग, भोजन, हाँ वही आपका आहार हो गया, बुद्धि और यौन। इनके साथ साथ लिखेंगे नियमित दिनचर्या। नियमित दिनचर्या हमारे शारीरिक विकास को प्रभावित करता है। अगर आपको रोज 9 बजे खाना मिलता है, 9 बजे 11 बजे आप सोते हैं, तो उस बालक का विकास जो जिनकी दिनचर्या नियमित है, उस बालक का अच्छे से विकास नहीं होगा जो कभी समय पे जिनको खाना मिलता है कभी नहीं मिलता। निद्रा व विश्राम लिखेंगे आगे। निद्रा व विश्राम जो किसी के शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक है। ये वो कारक है निद्रा व विश्राम जो सिर्फ शारीरिक कारक को नहीं वरन मानसिक कारक को भी प्रभावित करता है। अगर किसी व्यक्ति को अगर 7 दिन तक सोने ना दिया जाए तो आदमी पागल हो जाएगा। अगर किसी को सजा देना है तो कुर्सी में बांध दिया जाए, और उनको 24 घंटे 7 दिन तक जगा के रखो, फिर उनको छोड़ दो, जाओ आपकी छुट्टी हो गई, आपकी सजा खत्म। फिर आदमी नहीं रहेगा, कुछ दिन विक्षिप्त हो जाएगा, फिर या तो आत्महत्या कर लेगा या फिर और कुछ करेगा। उन्हें पता नहीं रहेगा कि मैं कौन हूँ, क्या कर रहा हूँ। निद्रा विश्राम की जो है, निद्रा की जो है इतनी जो है महत्ता होती है। कहते हैं कि भगवान जो चीज़ें हमें फ्री में देता है, जिनकी कोई कीमत नहीं होती, वास्तव में वो बेशकीमती होते हैं। जैसे कि हवा, 1 मिनट के लिए आप बंद कर दिया जाए तब पता चलेगा कि हवा की कितनी कीमत है। कोरोना काल में सबको पता चल गया था। निद्रा जो है, आपको रोज 7 घंटे 6 घंटे अगर सोने को ना मिले, फ्री में मिल रहा है। पानी भी लगभग फ्री में ही मिल रहा है। अभी बोतल कुछ वर्ष पहले ही बोतल में आने शुरू हुए हैं, फ्री ही है, समझिए। आगे है सुरक्षा, जो शारीरिक विकास को प्रभावित करती है। सुरक्षा जो है, अगर बचपन में किसी व्यक्ति के माता पिता या उनके पेरेंट्स का निधन हो गया है, किसी प्रकार के उनको सुरक्षा सिक्योरिटी ना मिल पाए, उनका शारीरिक विकास भी अवरुद्ध हो जाता है। अंत में लिखेंगे खेल व व्यायाम। पहले धारणा थी पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब और खेलोगे कूदोगे होगे खराब, लेकिन खेल न केवल हमारे शारीरिक विकास को प्रभावित करता है बल्कि मानसिक संवेगात्मक सारे विकास को प्रभावित करता है। तो अंतिम जो कारक है वो है खेल और व्यायाम। ये सभी कारक है जो हमारे शारीरिक विकास को प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट देखेंगे मानसिक विकास। ठीक है, तब तक के लिए आप सबको धन्यवाद।